वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म का जो खर्चा है वो उसमें कमी आ गई है। ये मेरे लिए तो बहुत हैरानकुन बात है। कहते हैं कि जनाब 49% हमने कमी कर दी है। मुराद सईद साहब की बात मैं तो वैसे ही नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो छोड़ते हैं जिस तरह से उनके पहले साथी जो थे वो अफरीदी साहब, अगर आपको याद हो, जी उन्होंने जो कहा था वो मैं जान अल्लाह को देनी है, वो सारी रवायत, तो उनकी बात के ऊपर मुझे तो खैर वैसे ही बहुत कम यकीन है। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर मुझे ये बताइए कि इसके साथ तो फिर अवाम के ऊपर बोझ कम हो जाना चाहिए ना। लेकिन ये क्या अजीब बात है कि अवाम वज़ीर आज़म खुश हैं, अवाम बेहाल हैं। ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता ना। एक तो आप क्रेडिट देना इमरान खान साहब को। यहाँ तो 5-5 वज़ीर आला हाउस होते थे और 4-4 वज़ीर आज़म हाउस होते थे। यहाँ तो वो कंपोज करके एक वज़ीर आला हाउस और एक वज़ीर आज़म हाउस में लोग बैठे हुए ना, अखराजात में कमी आनी थी। अच्छा, आपको ये भी पता है नवाज शरीफ दौर में किस तरह की अयाशियाँ वज़ीर आज़म हाउस में होती थी। अब तो यह है कि चाय की प्याली पे तनख्वाह भी दी तो बड़ी आप गनीमत समझे। कहानी है नहीं सर, बड़े अखराजात में कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो रहता था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब साहब जो है हेलीकॉप्टर में दफ्तर आते हैं, आपको पता है वो वैसे ही वो एक आध दफा हुआ, रोजाना की बुनियाद पे तो नहीं आते हैं, और 55 रुपए फी घंटा वैसे खर्चा आता है। ना बात ये है बुखारी साहब, जो हुकूमतों के अच्छे काम है उसको अप्रिशिएट भी करें, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे बहुत से लोग बताते हैं कि हुकूमती अखराजात में कमी आई है। अब सवाल वो है जो आपने उठाया कि हुकूमती अखराजात में कमी आ गई, वज़ीर आज़म बड़े खुश हैं, उस पर शादियाने बजा रहे हैं। फिर वो आप वाला सवाल कहाँ के चला गया कि आवाम को क्यों नहीं रिलीफ मिल रहा, आवाम क्यों नहीं खुशहाल हो रहे। भाई एक ही वादा पूरा किया है इमरान खान साहब ने, उसके 2 वजीरों ने कहा था, फिरदौस आशिक अवान ने और असद उमर ने, कि अवाम की चीखें अभी तो मजीद निकलनी है ना, पहले ऐसी निकलनी है चीखें, इतना मार्जिन लग गई है। आप इतना मार्जिन तो देना, पहले आए IMF के पास जाना है नहीं जाना उसमें रहे, उसके बाद पूरा 1 बरस पूरी दुनिया की मईशत जो है वो सवालिया निशान पर लग गई कोविड के बाद। अब जाके वो खड़े होने शुरू हुए हैं। कुछ हमारे इंडिकेटर भी बड़े अच्छे आए हैं माशी हवाले से। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे जा रही है, आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जा रहा है, आपके बाहर से पैसे आने शुरू हो चुके हैं। IMF ने अपना भी प्रोग्राम आपको सामने कल आपको अनाउंस किया है कि वो उसमें कर रहे हैं, तो कुछ चीजें आएंगी, लेकिन इसका इंपैक्ट इतनी जल्दी नहीं आएगा जितनी जल्दी हम देखने के। अब आपने भी इमरान खान साहब के साथ तरह मार्जिन देना शुरू कर दिया। वो कहते हैं मुझे 2.5 साल तो पता नहीं चला करना क्या है। अब वो कहते हैं 5 साल वैसे ही कम होते हैं। तब्दीली बात यह है यार, खुदा के लिए ये कब काम करना का शुरू मैं तो देखिए अपोजिशन को बड़ी सिंपल सी बात करता हूं, अगर हुकूमत डिलीवर नहीं करेगी तो उसका फायदा किसको होगा? अपोजिशन को हो रहा है ना फायदा। तो ठीक है ना, अपोजिशन अगले इलेक्शन के अंदर 3 बाई इलेक्शन हुए हैं यार, आप देख लेना क्या हुआ है। बाई इलेक्शन तो पीपल्स पार्टी की सीटों पे अगर पीपल्स पार्टी जाके अपने पंजाब में जीते तो मैं कहूंगा बहुत बड़ा मार्का मारा है। अगर PMLN जो है वो जाके जीते सिंध में तो कहें बड़ा मार्का है। जिस तरह PTI के रहनुमा कहते हैं कि सिंध में अंधी मची हुई है, वहां करप्शन है, वहां कोई काम नहीं हो रहा, फिर तो अवाम को वोट नहीं देना चाहिए। सर वहां मुतबादल फोर्स बताइए, PTI ने कितना काम किया है, PMLN ने कितना काम किया है। वहां पीपल्स पार्टी की हकीकत है, जैसे पंजाब में आज PMLN और PTI हकीकत है। यहां पीपल्स पार्टी की आपको स्पेस नजर नहीं आ रही, वहां बाकी जमातों को स्पेस नहीं आएगी। तो ज़िमनी इंतखाबात में अब असल मुकाबला तो यहां हो रहा है ना, ये जो अभी होगा पंजाब में, जिसमें PMLN और PTI आपस में बद्दे मुकाबले है, मतलब यहाँ ये टेस्ट केस होगा। इसका मतलब ये है कि आप मेरे इस थीसिस के साथ इत्तेफाक कर रहे हैं कि पंजाब में PMLN का इन्फ्लुएंस जो है उसको तोड़ने में अभी तक PTI कामयाब नहीं हुई। एक बड़ी जमात जो है ना, अगर उसने कमजोर भी होना हो ना बुखारी साहब, उसको टाइम लगता है। अच्छा, उसको कमजोर करने का फिर तरीका क्या है? आप परफॉर्मेंस करें, आप डिलीवर करें। जब आप डिलीवर भी नहीं करेंगे, आप परफॉर्मेंस भी उस तरह से नहीं देंगे जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, तो पिछली पार्टियां तो फिर हकीकत के तौर पे रहती है ना। एक टेस्ट आने वाला है जो डस्का में इलेक्शन हो रहा है, जी वही मैंने कहा, और एक दूसरा वाला जो मानसेरा में भी हो रहा है। मेरे ख्याल से इससे वाज़ेह हो जाएगा कि अभी पाकिस्तान के इस बड़े सूबे पंजाब में PMLN कायम है या वो थोड़ी सी लरज रही है, वो इससे अंदाज़ा हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि PTI को भी ये बात तो मालूम है ना कि पंजाब में अगर उनकी परफॉर्मेंस का हाल यही रहा तो उनके लिए लोकल बॉडी इलेक्शन ख़ास तौर से और जनरल इलेक्शन अमूमी तौर पर जीतना मुश्किल हो जाएगा। आप मुझे कोई मिसाल बताएंगे बुखारी साहब के हुकूमतों की निगरानी में लोकल गवर्नमेंट कभी कभी इलेक्शन हुए हों और हुक्मरान जमात कभी कोई हार गई हो? कोई आपकी तारीख में मिसाल है तो बता दीजिए। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, नई मिसालें जो हैं वो कायम की जा रही हैं, नई मिसालें हैं, वोटर जो है वो सियाना होता जा रहा है। बुखारी साहब इन्होंने हुकूमतें उससे ज़्यादा सियानी हैं। उन्होंने क्या किया कि वो जो विलेज काउंसिल्स के और नेबरहुड के इंतखाबात है वो रख दिए नॉन पार्टी बेसिस पे, और फिर वो जिस तरह से जीते हैं वो शहबाज शरीफ वाला फार्मूला आपको पता है इंतजामिया की मदद से ये हो जाएगा। बाद में ऊपर जाके नॉन पार्टी बेसिस। मेरी इत्तला अगर ठीक है तो एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि अभी भी लोकल बॉडी इलेक्शन अगर आपने आज करा दिए तो PMLN वो जो एजेंसियों की रिपोर्ट है ना, उसके पीछे MPAs MNAs की कॉन्स्पायरेसीज है।
पाकिस्तान में इस वक्त किसी सूबे में आपके एग्जिस्टिंग एमपीए, एमएनए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं चाहती। क्यों? पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा नीचे की तरफ। अभी तो एमपीए, एमएनए एंजॉय कर रहे हैं ना सारे डेवलपमेंट फंड से। बुखारी साहब ये बताइए, खान साहब ने जो नारा लगाया था अपने सूबे में तो कम से कम कर देते हैं, वहां तो 7 साल से बैठे हुए। वहां पे बैठे थे ना, वहां पे भी तो वही बता रहा हूं, एमपी एमएनए रुकावट बन रहे हैं। पंजाब में बुज़दार साहब रुकावट बन रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये तो कभी ट्रांसफर ऑफ पावर होगी ही नहीं। सर ये मुझे बताइए, पीपल्स पार्टी जो है 13 साल से इख्तियार में है ना अपने सिंध के अंदर, वहां कितनी पावर और ट्रांसफर आपने लोकल गवर्नमेंट को की है? इससे पहले ये प्रॉब्लम है, आप इसको समझिए कि हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट फाइनेंशियल इख्तियारात अपने हाथ से आम आदमी को देने पर राजी नहीं। 18वीं तरमीम जो है, जिसने कहा था कि मरकज सूबों को इख्तियार देगा, सूबे आगे जाके जिलों को और तहसील और टाउन और तालुका को, इस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट अड़ी बैठी हैं, ना वो सिस्टम को ठीक करती हैं, ना वो लोकल गवर्नमेंट का। और इस वक्त तो चारों सूबों में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अहकाम जारी कर चुकी है कि आप इलेक्शन कराएं जी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने कभी ये कहा कि जी सेंसस नहीं है, फिर सेंसस जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गया, फिर उसके बाद आपने कहा कि जी हम फलां तारीख को कराएंगे, अब वो फिर तारीखें बदली। बुखारी साहब मैंने आपको कहा ना वो रिफॉर्म्स हुई हैं लोकल बॉडी में। बुखारी साहब मैंने आपको कहा ना कि जो काम सियासतदानों को करना चाहिए वो आप अदलिया पे फेंक देते हैं। 2015 में भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पूरे मुल्क में हुए थे, सूबाई हुकूमतों ने नहीं करवाए थे। अब एक दफा फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास डेटें जमा हो रही हैं, सूबाई हुकूमतें भी डेट दे रही हैं, इलेक्शन कमीशन भी दे रहा है। इसका मतलब सियासी जमातों को सीखना चाहिए कि जब वो अपने फैसले सियासी बुनियादों पे नहीं करेंगे और अपनी ताकत जो है वो किसी और को देंगे, तो फिर आपकी मर्जी के खिलाफ भी तो फैसले आएंगे ना। तो मैं ये अंदाजा लगा लूं या यकीन कर लूं आपकी इस गुफ्तगू से कि जो काम करने चाहिए वो अदारों पर फेंक रही है। मैं अदारे का नहीं कहा सर, अब ये अदारों पर फेंक रही है। अब इसको भी देखिए, जो सियासी इंतकाम है वो नैब के जरिए ले रही है। देखे ना, कल मरियम ने ट्वीट किया कि इदारे नजरिया जरूरत के तहत फैसले ना सुनाए। भाई आप सियासी बुनियादों पर फैसले कर लेना आपस में मिलकर, आप क्यों इदारों पे जाते हैं? मुशावरत नाम की चीज तो हमारी किसी भी रजीम के पास से नहीं गुजरी। दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। आ जाए जनाब, जो वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने फरमाया है, मैंने तो बहुत इसको मजा लिया है। वो अदालतों को कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते हाथ भी जोड़ रहे हैं, साथ साथ उसके अंदर एक छुपी धमकी भी है कि आप ये केसेस जो हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड और ख़ास तौर से ये टिकटॉक वगैरह के ऊपर पाबंदी है लगाने ना लगाने के हवाले से आप केसेस सुनना बंद कर दें। मुझे ये बताएं, कभी हुआ है कि किसी सियासी हुकूमत के किसी अहम वजीर ने अदालतों को मशवरा दिया, डूज और डोंट्स बताए? फवाद चौधरी की एक खूबी तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं ना, हर वक्त मीडिया में इन रहने के लिए उनको सलाहियत भी आती है, तरीका भी आता है और बयानबाजी भी उनको आती है। अच्छा, वो हमेशा से ऐसी बात करते हैं जो बड़ी कंट्रोवर्शियल होगी। अच्छा, अब मसला ये है कि जो वही मैं फिर आपसे पूरी बात कर रहा हूँ, आप अदालतों पे बार बार क्यों जाते हैं? आप हुकूमत है ना जी, आप समझते हैं कोई चीज दुरुस्त है या गलत है, आप उसके फैसले करें, आप उसको रोकें, आप उसमें कानून साजी करें, पॉलिसी बनाएं। लिए महकमे हैं आपके पास। मतलब आप ये मान लेंगे मेरी ये बात अगर मैं ये कहूँ कि चूंकि इनसे खुद होता नहीं है, खुद गवर्नेंस इनकी का लेवल बहुत सब जीरो लेवल पर है, इसलिए दूसरे अदालतों के ऊपर डाल देते हैं। एक वजह ये भी हो सकती है, दूसरी वजह ये है कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है लेजिस्लेशन करने के लिए। आप एक कोलिशन पार्टनर में बैठे हुए हैं, आपको एमक्यूएम की सपोर्ट चाहिए, मुस्लिम लीग काफ की चाहिए, बाप वालों की चाहिए, वो मिलते नहीं है, तो आप फिर इसी तरह से करेंगे। एक क्रेडिट मैं उनको देना चाहता हूँ फवाद चौधरी साहब को, इंतहाई ना चाहते हुए फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली, वो ये कि उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी वजारत में काम तो किया है नहीं। बाकियों का तो हाल जो है वो तुम्हारे सामने। मैं इसलिए कह रहा हूँ फवाद चौधरी तो बाकायदा लोकल गवर्नमेंट की भी आपने बात की, उसके भी वो सबसे बड़े वकील हैं। अब वो कहते हैं कि जनाब ये काम करें, डिसेंट्रलाइज करें, वो भी नहीं करते। तो फवाद चौधरी साहब बयानबाजी बहुत अच्छी करके हुकूमत के अंदर झटके लगाते हैं, जैसे कहते हैं ना सियासी झटके, अपनी वजारतों पे भी और दूसरों की वजारतों पे भी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि लेकिन मसला ये है कि इसका फिर बड़ी दुखती हुई रंग छेड़ी है दूसरों की वजारतों में मुंह मारने वाली जो है ना, वो करते हैं ना। लेकिन उसका मसला क्या हो रहा है, जो कैबिनेट के अंदर ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है सर, उसमें कैबिनेट सबसे इंपॉर्टेंट की है ना, वहां बैठ के ये फैसले करें ना, जो टॉक शोज में बैठ के फैसले होते हैं वो बैठ के फिर कैबिनेट। सबसे बड़ी शिकायत उनके जो साथी वजीर है उनको, और मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को भी किसी हद तक ये है कि ये बजाय इसके कि अंदर बैठ के अंदरूने खाना बात करें, ये या मीडिया पे बैठ के बात करते हैं। लोगों को शौक हो गया ना मीडिया हाइप का, वो अपोजिशन भी उसकी। अब मुझे आप बताइए, कभी किसी दौर में आपने तो सारी जिंदगी सहाफत में गुजार दी, सारे वजीर शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक टॉक शो में बैठे रहते हैं, जहां इनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए वहां वो नहीं है। जबकि गाली पड़ रही है परफॉर्मेंस ना देने की। वही मैं कह रहा हूं, टीवी पे टॉक शो बैठ के अगर आप परफॉर्मेंस देंगे तो लोग सवाल तो उठाएं। तो जिसका जो काम है, जिसकी जो वजारत है, अगर वो अपनी डोमेन में रह के काम करे और कैबिनेट को ज्यादा इफेक्टिव करें, पार्लियामेंट को ज्यादा इफेक्टिव करें, तो आपकी डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज है वो आगे की तरफ जाएंगी ना। गुफ्तगू सुन रहे हैं आप सलमान अहमद साहब के साथ, और हम
अपने मौजूआत के बहुत करीब आते जा रहे हैं, 2 सेगमेंट हमारे बाकी हैं, इंशाल्लाह बाकी इश्यूज़ पर भी हम बात करते हैं। उस वक्त तक के लिए हमें थोड़ी सी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी मौजू पर फिर दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे।